नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 27 अगस्त 2022 से इस अंक में हम बात करेंगे श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन की और गेहूं के आटे के निर्यात पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने की हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सपने और आकांक्षा को पूरा करने में देश के श्रम बल की व्यापक भूमिका है। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय अमृत काल में वर्ष 2047 के लिए अपना विजन तैयार कर रहा है। अमृत काल ये प्रधानमंत्री ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो संबोधन किया था उसमें कहा था कि 15 अगस्त 2022 से देश का अमृत काल शुरू हो गया है और ये अगले 25 साल तक चलेगा, यानी 2047 तक। और इसमें इन 25 वर्षों में उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, काम के लिए अनुकूल कार्यस्थल, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा और काम के लचीले घंटे भविष्य की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक तरह से जो कल कारखाने हैं और जो श्रमिक जहाँ काम करते हैं तो वहाँ पर उनके लिए अनुकूल कार्यस्थल की बात की है, उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की बात की है और काम के लचीले घंटे। उन्होंने कहा कि ये भविष्य की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी के अवसरों के रूप में काम के अनुकूल कार्यस्थलों जैसी व्यवस्था का भी उपयोग कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए काम का अनुकूल कार्यस्थल क्या हो सकता है। वो घर से रहकर काम कर सकती है, वो ऑफिस में जाकर काम कर सकती है, तो अनुकूल कार्यस्थल की व्यवस्था का उपयोग हमको करना चाहिए। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की महिला शक्ति की पूर्ण भागीदारी का उस समय उन्होंने आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का सही उपयोग करके भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकता है। सम्मेलन का आयोजन तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया। ये 2 दिन का सम्मेलन था। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रामेश्वर तेली इस मौके पर उपस्थित थे। विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम प्रभारी भी इसमें उपस्थित थे। और सम्मेलन की समाप्ति पर एक बात जो सामने उभर कर आई है कि केंद्र सरकार जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जिन्हें गिग वर्कर्स यहाँ पे कहा गया है, जो रिटेल स्टोर में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, विनिर्माण स्थलों में जहाँ पर भवन वगैरह बनाने का काम हो रहा है, दूसरे जो अस्थायी काम करने वाले हैं और जो ऑनलाइन ओला उबर जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म के लिए अस्थायी तौर पर रहकर काम करते हैं, तो उनके लिए इलाज की सुविधा देने, वेतन के साथ अवकाश की सुविधा देने, काम के घंटे उनके तय करने, पेंशन जैसी सुविधाएं देने की तैयारी की भी बात की है। और इस मुद्दे पर सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक में चर्चा भी हुई है और राज्यों ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2029 तक ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की संख्या करीब 2.5 करोड़ तक होने का अनुमान लगाया गया। तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सरकार की सोच है। दरअसल जो श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मामला है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल और जो तमाम श्रमिक कानूनों को मिलाकर जो 4 श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं, उनके लिए नियम कायदे तय करना, उनके क्रियान्वयन के तौर तरीके करना, ये कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सरकार को राज्यों के साथ मिलकर जो है आगे पूरे करने और इसी को ध्यान में रखते हुए 2047 के लिए जो श्रम मंत्रालय का विजन है उस पर भी काम आगे चल रहा है। अब हम बात करेंगे गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद अब गेहूं के आटे को भी निर्यात की प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गेहूं के आटे को निर्यात प्रतिबंध से जो छूट मिली हुई थी उसको उसमें संशोधन करके उसको जो है छूट को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है और इसके बाद गेहूं के आटे के निर्यात पर भी जो है प्रतिबंध लगाने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल जो गेहूं और गेहूं के आटे का दाम बढ़ने का जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद शुरू हुआ है। पूरी दुनिया में जो गेहूं का कुल व्यापार है उसमें 1/4 व्यापार इन्हीं देशों का होता रहा है और उनके लड़ाई में उलझने के बाद विश्व बाजार में गेहूं का व्यापार प्रभावित हो गया और गेहूं के दाम बढ़ने शुरू हुए। दाम बढ़ने के बाद भारत से गेहूं का निर्यात शुरू हो गया और गेहूं का निर्यात जब शुरू हुआ तो देश में गेहूं के दाम बढ़ने लगे। तो देश की 130 करोड़ आबादी की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर
प्रतिबंध लगा दिया था, यानी बिना सरकार की परमिशन के कहीं कोई निर्यात नहीं होगा। उसके बाद जो गेहूं के आटे का निर्यात शुरू हो गया, आटे का निर्यात शुरू हुआ तो देश में गेहूं के आटे के दाम बढ़ने लगे। तो आटे के दाम जब बढ़ने शुरू हुए तो सरकार ने गेहूं के आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध को उसको मंजूरी दे दी है, उस पर भी अब प्रतिबंध लग जाएगा। गेहूं का आटा जो है 4 महीने में जो है अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने में पिछले साल के मुकाबले 200% बढ़ गया इसका निर्यात। और अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने की बात है कि फसल वर्ष 21-22 में सरकार ने कहा कि देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड 31 करोड़ 57 लाख टन पैदावार, रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान कृषि मंत्रालय ने व्यक्त किया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जो गेहूं की पैदावार है, और चीज़ों का तो पैदावार बढ़ रही है, लेकिन गेहूं की जो पैदावार है वो कम रहने का अनुमान है। जहां एक साल पहले 10 करोड़ 96 लाख टन गेहूं पैदा हुआ था, वही 21-22 में 10 करोड़ 68 लाख टन इसका जो है ये उत्पादन रह जाने का अनुमान है। तो यानी करीब 28 लाख टन गेहूं कम पैदा होगा। तो ये भी गौर करने वाली बात है, जहाँ एक तरफ निर्यात हो रहा है, दूसरी तरफ पैदावार कम हो रही है, तो दाम जो है बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है, पहले गेहूं का निर्यात रोका, उसके बाद गेहूं के आटे के निर्यात को जो है रोकने का कदम उठाया है। और अगले साल के लिए जो अगली खरीफ मौसम की पैदावार है उसमें जो है धान के बुआई का जो रकबा है उसका 6% कम होने का जो है कृषि मंत्रालय ने अनुमान जो है आंकड़ा जो है जारी किया है। तो ये भी अगले जो फसल वर्ष है उसमें जो है हो सकता है धान की पैदावार कम रह जाए। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में जो खरीफ मौसम में धान की बुआई का रकबा है वो मानसूनी बारिश कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, तो उसकी वजह से इसका रकबा कम हुआ है। उपभोक्ताओं से जुड़ी एक और खबर हम आपके सामने रखते हैं कि केंद्र सरकार ने खाद्य तेल के जो विनिर्माता है, पैकिंग करने वाले हैं, आयातक हैं, उनसे कहा कि खाद्य तेलों के जो उत्पाद वो बनाते हैं उसमें तापमान का उल्लेख किए बिना ही उत्पाद की मात्रा कितनी है और उसका वजन क्या है सीधे सीधे अंकित करें। 15 जनवरी 2023 से ये व्यवस्था लागू करें कि वो तापमान का उल्लेख किए बिना जो है सीधा कितनी मात्रा में तेल है, वनस्पति है, डालडा है, जो भी है, और कितना उसका वजन है। दरअसल क्या होता है कि तापमान अलग अलग तापमान पर जो है वजन जो है घट बढ़ जाता है। 1 लीटर खाद्य तेल को 21 डिग्री सेल्सियस पर पैकिंग करेंगे तो उसका वजन 919 ग्राम होगा, 40 डिग्री पर पैकिंग करेंगे तो 906 ग्राम होगा, और 60 डिग्री पर करेंगे तो 892 ग्राम ही रह जाएगा। तो वो कई जो ये निर्माता है पैकिंग करने वाले, वो कहते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर पैकिंग करते समय इसका वजन इतना था। तो इससे ग्राहकों को नुकसान होता है। तो इसलिए कहा गया है कि आप सीधा उसकी मात्रा और वजन का उल्लेख करें, और कोई भी लिखने की ज़रूरत उसमें नहीं है, और जनवरी से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस साल चालू वित्त वर्ष में देश की जो विकास दर है, वृद्धि दर है, वो 7.4% रहेगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है तेजी से विकसित रहेगी। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए 7.2% वृद्धि का अनुमान लगाया। उसने कहा कि पहली तिमाही में 16.2% रहेगी, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और तीसरी तिमाही में 4%। दरअसल पिछले साल कोरोना था अप्रैल मई जून में, तो उसमें विकास दर कम थी, इसलिए इस बार गतिविधियां अच्छी है, तो इस बार 16.2% रहने का अनुमान है। और पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो है अगले 1-2 दिन में जारी होने वाला आधिकारिक अनुमान, उससे पता चल जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि दर है वो इस साल किस तरह बढ़ेगी, कितनी रहेगी। एक उपभोक्ताओं से जुड़ी अच्छी खबर जो है कि CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक आदेश पारित करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में एक आदेश जारी किया है कि वो 1 लाख रुपए का उस पर जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर उसके मंच के जरिए उपभोक्ताओं के हित में अनिवार्य मानकों का पालन नहीं करते हुए घरेलू इस्तेमाल वाले प्रेशर कुकर की बिक्री करने का ये मामला है। जो उसमें कहा गया है कि ऐसे 598 प्रेशर कुकर ग्राहकों को अधिसूचित करके उनको उन प्रेशर कुकर को वापस मंगाया जाए। जिन ग्राहकों ने इन्हें खरीदा है उन्हें उनके पैसे लौटाए जाएं, और 45 दिन के अंदर जो अनुपालन की रिपोर्ट जो है CCPA ने कहा कि उसे पेश की जाए। ये ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सरकार जो है, केंद्रीय उपभोक्ता विभाग जो है समय समय पर ऐसे उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए इस तरह के गुणवत्ता मानकों के अधिसूचित करता है। इसमें प्रेशर कुकर है, हेलमेट है, और जो LPG गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से संबंधित मामले से जुड़े हुए हैं, और इसमें कुछ और उत्पादों को भी जोड़ा गया है।
तो फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।